अब शुरू होने जा रहा है उल्लासनगर शहर का सबसे बड़ा मुकदमा, जनता की अदालत, जनता के सवाल, रोशन बागुल के साथ। नमस्कार, पब्लिक टुडे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो जनता की अदालत, जनता के सवाल। आज जो हमारे यहाँ पे शख्स आ रहे हैं उनका नाम है संतोष जी उबाड़े। संतोष उबाड़े हाजिर हो। अच्छे आपले जज ज्येष्ठ पत्रकार जगन्नाथ जावड़े जी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जनता की अदालत, जनता के सवाल में आज संतोष जी उबाले, उनको हम कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। पहला प्रश्न, संतोष जी, आपकी जीवन की शुरुआत कहां से और किस तरीके से हुई है, वो जनता जानना चाहती है। सबसे पहले मैं अपने इस सवालों के जवाबों में मैं इंडिया टीवी टुडे, पब्लिक टुडे, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मुझे पूछने वाले हमारे जज बैठे हुए हैं और हमारे एडवोकेट रोशन बागुल जी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे जन समुदाय, जो हमारे अलग अलग वार्डों से, हमारे अलग अलग स्लम एरिया से आए, इस जनता का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और उन्होंने पूछे हुए सवालों का पूरी तरह जवाब देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद। दूसरा सवाल आपके ऊपर यह है कि आपने पार्टी के माध्यम से आपने कितने काम किए हैं, क्या क्या काम किए, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैं 2020 से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारे जो झोपड़पट्टी से एरिया है, 20 नंबर पैनल है, यहाँ के सर्वसामान्य जो लोग हैं, इनके विकास के लिए मैंने पानी पीने की लाइन लाई, जो जनरल निधि से, जो कि वहां के कॉरपोरेटर का काम है, हमारे गरीब लोगों को पानी का लाइन देना। मैंने मेरे पार्टी के ओर से पत्र व्यवहार करके पानी का लाइन लाया। मैंने मेरे पार्टी के ओर से पत्र व्यवहार करके जनरल निधियां नगर पालिका के आने के लिए जो नालियों, रास्ते और विकासों के हित में है। और मैंने आज भी, मैं जब भी कोई भी काम करता हूं तो मेरे पार्टी का लेटर पैड यूज करता हूं। और मुझे कहीं भी अड़चन आई तो मेरे पार्टी के वरिष्ठों का आदेश और मैं वरिष्ठों के मार्गदर्शन के नीचे मेरे कार्य सब करता हूं, मैं जो कि सर्वसाधारण जनता के हित में हो। और मेरे जो इस पट्टे में जो पूरा पहाड़ है वहां पे विकास ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैंने आज से 5 साल पहले से अभी तक तो मैंने 3 पानी की लाइन पास की है, जो कि अभी तक कोई नगर सेवक पास नहीं कर पाया, वो मैंने की है। अभी तक मेरे यहाँ पे अंडरग्राउंड नाली कभी किसी ने भी नहीं बनाई। वो अंडरग्राउंड नाली मैंने वहां पे बना के लिए जनरल निधि से आठवले साहब के बर्थडे के उपलक्ष्य में वो बर्थडे गिफ्ट दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले साहब इनको। उसके बाद मैंने पहाड़ के ऊपर जाने वाला एक रास्ता था जहां से मैयत भी नहीं निकलती थी, वहां पे आठवले साहब के जन्मदिन के अवसर पर 14 लाख का निधि पास करके उसका जोरों शोरों से उद्घाटन करके वो पूरा सीढ़ी ऊपर पहाड़ तक बनाया। अभी भी, आज भी माता रेणुका आई मंदिर तो डंपिंग ग्राउंड, यहां से मैंने 1-2 ऐसा लाइन पास किया है जो कि 2500 फुट है, जो एक जाता है जगन किराना स्टोर की ओर और एक जाता है माता रेणुका आई मंदिर की ओर, जो कि झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी जाति धर्मों के लोगों का अधिकार है कि वो भी इस शहर के बाजू में रहते, ना ही कि किसी गांव खेड़े में। हम कॉरपोरेशन में रह के अगर हमको
हमारी मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तो हम कैसे जी पाएंगे। इसके लिए मैंने अभी तक हमारे लोगों के हित में मेरे से जो बनता है मैं उतना करते आया हूं। धन्यवाद। लोगों का ऐसा कहना है आप इतने अच्छे काम कर रहे फिर भी संतोष उबाले को नगर सेवक बनना ही है 2025 के उल्लासनगर महानगर पालिका के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? साहब, मैं जब भी किसी भी कार्यालय में जब भी जाता हूं हमारे लोगों के प्रश्न लेके, तो कुछ अधिकारी हमको इग्नोर कर देते हैं, हमसे मिलने के लिए उनको टाइम नहीं रहता है। तो तभी मैं किसी लीडर्स के पास जाता हूं तो मुझे वो लोग ताना देते, बोलते हैं कि तू नगर सेवक क्यों नहीं बनता, तुझे झोपड़पट्टी का इतना पड़ा है, वहां के लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं ना इधर। मैं बोला देखो वो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके सुविधा के अनुसार वो उनका काम जहां से होता है वो वहां पे जाएंगे, और मैं वहां पे पैदा हुआ हूं और मैं उनके विकास के लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए मेरे सामने कितना भी बड़ा चट्टान, कितना भी बड़ा पहाड़ आवे मैं लड़ूंगा और उनको उनके सारे प्रश्न छुड़ाऊंगा। तो मैं इसलिए हमारे एरियाज की महिला माता बहनी और भाइयों ने मुझे कहा कि इस बार आप चुनाव की तैयारी करो, हम आपको बहुमत से वोट डालेंगे और आपको जिताएंगे भी। आप हम पे भरोसा रखो, हम दिखेंगे दूसरे लोगों के साथ, लेकिन वोटिंग खाली संतोष उबाली जी को देंगे। या आपको हम आपके घर में बैठ के, आपके बहन के नाते, आपके मौसी के नाते, माँ के नाते, चाचा के नाते, भाई के नाते आपको आज हम ये गवाही देते हैं। और मेरा विश्वास है कि जितने भी स्लम एरिया के गोर गरीब जनता है उनको विश्वास है मैंने विकास किया है, और वो मुझे इस आने वाले चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देके उनके विकास कामों के लिए और हमारे 20 नंबर पैनल का विकास होने के लिए मुझे नगर सेवक आने वाले चुनाव में बनाएगी और मैं 100% जीत के आऊंगा। संतोष जी, 2023 नवरात्रा का समय आपकी बड़ी बहन रेखाताई गायकवाड़, जिन्हें आप बड़ी बहन मानते हो, उनके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे शहरवासियों को ये कहना चाहूंगा, वो मेरी बड़ी बहन थी और हमेशा रहेगी। मैंने कभी ये सोच के उनके साथ कभी जानबूझ के या मैंने कुछ किया हो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं नवरात्रा के उत्सव खत्म होने के बाद मेरे एक दोस्त थे जो उत्तर प्रदेश के, मनीष, जो बिहार में रहते हैं, शुक्रवार का दिन था, मैं उनके घर पे छोड़ने वहां पे गया था और मेरे अपोजिट राजनीति दल वाले जिनकी जो बड़े पैमाने से वहां पे गुंडागर्दी चलती है, उन्होंने कट रच के मुझे फंसाने की साजिश की। और मैं आपको आज पूरे जनता को बताना चाहता हूँ, रेखा जी मेरी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन रहेगी। मेरे पास आज भी पूरे एविडेंस अवेलेबल है जो कि मैं जनता के सामने दिखाऊंगा। तो आप खुद तय करोगे कि मैंने शुरुआत की है कि वहां से कहां से शुरुआत हुई है, जिसका शिकार रेखा जी भी हुई है और मैं भी हुआ हूं। और मेरे साथ जो मेरे नजदीकी दोस्त श्री बरकत अली खान, जो कि वहां पे थे भी नहीं, वो भी हुए, और मेरा नजदीकी दोस्त मेरा भाई संतोष कामले जी, ये भी हुए, जबकि हम तीनों उनको बहन ही मानते हैं। और मेरे को आप जहां भी बोलोगे, मैं मेरा एडवोक्लिप और मेरे पुरावे, मेरे पास जो पुरावे, जो कि मैंने कभी वो वैसा सोचा ही नहीं, ये मुझे फंसाने की एक साजिश थी, उसका शिकार रेखा जी भी हुई है और मैं भी हुआ हूँ। मेरे उनकी जितनी बदनामी हुई उससे कहीं ज्यादा मेरी भी हुई है। इसलिए मैं जनता से कहता हूँ, हम भोले भाले लोग किसी के भी बहकाव में आके भाई बहनों में झगड़ा लगाने वाले पब्लिक का सुनते हैं और हम बिना सोचे कुछ भी कदम उठाते, भुगतना हमें ही पड़ता है। मगर मैं आपसे आज आपके जनता के अदालत में ये बताना चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं किया और नहीं कभी करूंगा उनसे झगड़ा। जो भी हुआ है वो एक एक्सीडेंट समझ के मैं भूल चुका हूं और मैं जनता को भी चाहता हूं, मैं नहीं कि उनको भी छोटा नहीं दिखाना चाहता हूं और मैं भी बड़ा नहीं बनना चाहता हूं। मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, जो हुआ है उसे भूल जाइए और मैंने कभी उनके साथ गलत किया नहीं। मैं जब भी आप बोलोगे तभी आपको एविडेंस दे दूंगा और आप लोग तय करना। नमस्कार, मैं हनुमान खिराजी कामले, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते संतोष जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं
कि उल्लासनगर 5 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर में अवैध दारू की भट्टियां और गांजे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से बढ़ती गुनहगारी की वजह से कई घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं और जनता को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो क्या आप चुन के आने के बाद इस संदर्भ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद, अच्छा ही सवाल किया है। जो कि हमारे एरिया के पत्रकार हनुमान खीराजी कामले जी है, जो कि अच्छा कार्य भी करते हैं और जन जागृति भी करते हैं। अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता के अदालत में माननीय जज साहब के सामने, मैं चुन के आया नहीं हूं, फिर भी यहाँ पे जो अवैध धंधे चालू है हमारे जो स्लम एरिया में, उसके खिलाफ मैंने मेरा खुद का लेटर हिल लाइन पुलिस स्टेशन को दिया हुआ है। यहाँ के सीनियर पीआई जो है शिवड़े साहब पीआई है, उनको मैंने मेरा पत्र दिया है, कवरिंग पत्र भी दिया है आमदार साहब का, जो कि गांजा के धंधा करने वाली जी लोग है, जो गांजा का धंधा करके जो छोटे छोटे नाबालिग जो बच्चे हैं उनको नशे में डाल के फिर वही बच्चे लोग को लत लगती है और हमारे ही एरिया में रह के जो कि धंधा चला के वो बच्चे लोग 200-300 रुपया कमाते हैं और 200 का गांजा लेते हैं। इसके खिलाफ मैंने हिल लाइन पुलिस स्टेशन में अर्जी किया हुआ। मैं चुन के आऊं नहीं आऊं वो अलग बात है, मगर देश के भविष्य के लिए, हमारे शहर के भविष्य के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। उसके लिए मेरे खिलाफ कोई कितनी भी बड़ी साजिश करे। आज 28/2006 में मैंने अर्जी दिया है और बीट मास्टर लगाओ हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे, ऐसा पत्र भी दिया है। आमदार साहब का भी पत्र दिया है, जो कि गांजा के धंधे के विषय में, जो कि दारू के धंधे के विषय में, जो कि अवैध वेश्या व्यवसाय चलता है, जो जिसको माँ बाप नहीं, जो वो बच्ची को बहला फुसला के, जिसका उम्र भी नहीं है, वो वेश्या व्यवसाय के धंधे में डाल रहे। ऐसे लोगों का मेरे को बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया, भाई तुम्हारे एरिया में ऐसा ऐसा बंदे हैं जो कि तुम्हारे एरिया की छोटी छोटी बच्चियों को बहकाता है। छोटे छोटे आपके 17 साल के 18 साल के जो बच्चे जो गांजा पी के हमारे यहाँ पे आकर मारपीट करते, आप उनको सुधारो। तो मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं कायदे से लड़ता हूं। मैंने आपका हनुमान जी, आपको मैं अभी बता देता हूं, मेरा लेटर बैट है अंबरनाथ 140 विधानसभा क्षेत्र संतोष उबाले। मैंने शिवड़े साहब को, आमदार साहब का पत्र, मेरा पत्र और 165 लोगों का सिग्नेचर, 165 लोगों का पूरे परिसर का सिग्नेचर देके उनको मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे बीट राउंड लगाइए, जो कि आमदार साहब को भी बोला रेगुलर चाहिए मुझे हमारे एरिया में ये नशेखोरों को रोकने के लिए बीट लगाइए, पुलिस का राउंड लगाइए और जो गांजा बेच रहे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त, और इनको जल्दी से जल्दी अंदर डालिए। आप बोलो जितने लोग चाहिए उतने लोग, मैं सबसे निवेदन करूंगा तो तुरंत आपके पुलिस स्टेशन पे आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विशाल शिंगारे। संतोष उबाले जी, आपके लिए मेरा एक मन का सवाल है कि आपने जो आपके विभाग में अच्छे कार्य किए उसमें कोई संदेह नहीं है, और समझो कि आपके पक्ष श्रेष्ठी ने आपको टिकट देने से इनकार किया तो आपकी भूमिका क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है विशाल जी का, और मैं इसका जवाब भी अच्छी तरह से ही दूंगा आप सभी के सामने। मैं जब भी पार्टी का काम करता हूं तो मेरे मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया कि मुझे तुरंत कुछ बनना है, नगर सेवक बनना है या कुछ चुनाव लड़ाना है। लेकिन मुझे मेरे पार्टी से कहा गया कि तेरा इतना अच्छा कार्य है तो तू चुनाव क्यों नहीं लड़ता, जो कि हमारे शहर जिला अध्यक्ष नाना साहब बागुल मेरे घर के गृह प्रवेश के दिन आए। उन्होंने मेरे को बोला, जब इतना तू रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस झोपड़पट्टी में इतना विकास कार्य किया है तो इस बार तू चुनाव की तैयारी कर, मैं तेरे लिए टिकट मांगूंगा और तुझे टिकट देकर जितवा के भी लाऊंगा। तो मेरे को अगर मेरी पार्टी टिकट नहीं देगी
और मुझे मेरे जो पैनल नंबर 20 की जो आम जनता है, अगर वो मुझसे कहेगी कि आपके विकास कार्य अच्छे हैं और आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं जनता के हित के लिए और मेरे वार्ड के विकास के लिए मैं ये चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मगर मुझे मेरे पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। मुझे मेरे काम के बदौलत मुझे टिकट दिया जाएगा और मैं उस टिकट के ऊपर चुनाव लड़कर आपके जो विकास कार्य है, जो प्रॉब्लम्स है, वो दूर करूंगा और अच्छे से अच्छा मुझे लोगों ने अगर जिता के दिया तो अच्छे से अच्छा वार्ड को डेवलप करके मैं भी बताऊंगा कि पहाड़ पे भी विकास हो सकता है, पहाड़ पे भी विकास हो सकता है, मगर विकास करने की नीयत होने चाहिए। लोग बड़े बड़ी बातें करते, चुनाव में आते बड़े बड़े बातें करते, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, इसने ये बांटा, उसने वो बांटा, उसने ये किया, उसने ये, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता। मैं चाहता हूँ हमारा जो चुनाव है सच्चाई से होना चाहिए, लोगों के हित में होने चाहिए, लोगों के विकास के लिए होना चाहिए। और हमारा जो प्रभाग है जो कि पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है। जो भी चुन के आता है हमारे लोग को बोलता है तूने ये किया है, तूने वो किया है, तू हमारे वार्ड में नहीं आता है, तेरा टैक्स वसूला। मैं जब भी चुन के आऊंगा, किसी का मुझे वोट होए या ना हो, मगर मैं जनता का सेवक अगर बना तो मैं जिन्होंने वोट दिया है उनका भी काम करूंगा, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका भी काम करूंगा। और मेरे वार्ड में, मेरे पैनल में जितने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्या सुनकर सुलझाने के पूरी। नमस्कार, मैं सिमरन सेवा एनजीओ का चेयरमैन राजकुमार शर्मा। आज संतोष उबाले जी हमारी अदालत में आए तो हम भी सवाल पूछेंगे। संतोष उबाले जी, आपको मैं पिछले 7-8 सालों से जानता हूं। आप हमारे सिमरन सेवा एनजीओ में भी काफी सारी सेवाएं की है और साथ देते रहते हो। तो सवाल ये है कि आप आरपीआई गठ में हो और आरपीआई गठ जो है बीजेपी सरकार से मिली जुली है, तो सरकार का ये कहना है, हमारे प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि आने वाले 2047 में हमारा भारत देश सक्षम होगा। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, जब महिलाएं आगे आएगी पुरुषों के साथ में मिलके वो सक्षम बनेगी, तो ही हमारे भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ेगी और हमारा भारत देश आगे सक्षम बनेगा। तो महिलाओं के लिए सक्षमीकरण के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी योजनाएं क्या है, आप क्या करना चाहते हो, या जीतने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ाओगे, बोलिए। पहले तो शर्मा जी को मैं नमस्ते कहता हूँ, और जो कि मेरे गुरु भी है और वरिष्ठ भी है, और उनके माध्यम से सिमरन सेवा एनजीओ के माध्यम से मैं सृष्टि सीमा संतोष उबाले एनजीओ चलाता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, इसका मैं अच्छे से जवाब देने की कोशिश करता हूँ और मुझे पता है कि मैं अच्छे से दे पाऊंगा। अभी फिलहाल तो हम लोग सत्ते में है, मगर हमारी जो युति की जो सत्ता है उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ना कोई आमदार है ना कोई खासदार है, जो कि राजनीति में जो भी विकास कार्य आते हैं, जो बजट होता है, जो जिसको हम बजट बोलते हैं, हर एक समिति को एक बजट जाता है। थाना निवेदन समिति आई, उसमें और आती है दलित विकास निधि, जिसमें और महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे भाजी पाले के लिए 10-10 हजार हमारे मोदी जी साहब ने बांटे थे, जो कि देश के प्रधानमंत्री है। अभी भी महानगर पालिका ने दिवाली के उपलक्ष्य में 25 स्टॉल हमारे बचत गट के महिलाओं के लिए रिलीज किए थे माननीय आयुक्त मनीषा आवारे मैडम जी ने। तो बहुत सी महिलाओं ने उसका लाभ लिया, परंतु हमारे जो झोपड़पट्टियों में और स्लम एरिया जो है, जो चौल में, जो यहाँ पे, तो क्या है, हमारे लोगों के पास पहली बात तो कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है सर। तो सबसे पहले उनके पास अपना खुद का डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट, हम महानगर पालिका के रहवासी है तो हमको कॉरपोरेशन का हाउस टैक्स चाहिए। दूसरा, हमारी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और लाइट बिल,
ये 5 प्रूफ और हमको बैंक में खाता भी चाहिए। तो हम आपने जो सवाल किया, अभी देखिए मेरे विकास कार्य के माध्यम से और आपके एनजीओ के माध्यम से, मेरे एनजीओ आपके साथ काम करने के माध्यम से हम तो अपने एनजीओ के माध्यम से स्किल तो ला ही रहे। जो स्मॉल कुछ भी छोटा सा व्यवसाय हमारी घर महिला घर बैठे कमाए, जिसमें 200-300 या झाड़ू बनावे या जो डोना आता है वो बनावे, या तो फिर जो रबर बैग्स आते हैं वो बनाए। ऐसे अपन तो अनेक कार्य ले रहे आने वाले दिनों में हाथ में। मगर मैं चाहता हूं कि हम जब सत्ते में जाएंगे तो सत्ता में जो स्लम जो सर्वसाधारण महिला रहती है, जिसको पति नहीं है, तो उनको क्या योजना है, तो ये हमारे तक पहुंचने से पहले हमारी योजनाएं खाई जाती है जो कि हम तक पहुंचती नहीं है। मगर सरकार ने अगर नहीं किया या किसी पार्टी ने नहीं किया तो मैं आपके एनजीओ के माध्यम से और मेरे एनजीओ के माध्यम से ज्यादा घर बैठे महिलाओं को आने वाले दिनों में घर बैठे सक्षम करने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा ये सवाल है कि आज के जमाने में एजुकेशन इज अ थर्ड आई ऑफ ह्यूमंस। शिक्षा जो है वो इंसानों की तीसरी आंख है। तो हर परिवार में अगर बच्चा सक्षम हो जाए, पढ़ लिख कर काबिल हो जाए, तो पूरा परिवार सक्षम हो जाएगा। तो आपके एरिया में टेकड़ी परिसर में जो बाबा साहब अम्बेडकर का नगर है, हिल लाइन के यहाँ पे, वहां पे जितने भी लोग हैं वो शिक्षा से वंचित है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बने, उसको आप कैसे गरीबी रेखा से बाहर लाएंगे और काबिल कैसे बनाएंगे एजुकेशन फील्ड में, ये हमारा सवाल है। धन्यवाद शर्मा जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए है और हमारे शहर के भविष्य के लिए है। मैं सिमरन सेवा एनजीओ के माध्यम से और सृष्टि सीमा एनजीओ के माध्यम से और हमारे जो भी पार्टियां से इनके माध्यम से मैं हमारे झोपड़पट्टियों में अवेयरनेस करूंगा, अवेयरनेस जो कि बहुत ही जरूरत है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो 10वीं जब हम 10वीं की परीक्षा देते हैं तो हमको उसके बाद में जात का प्रमाण पत्र लगता है, जो कि गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हम इस स्कॉलरशिप में बैठ रहे हैं, इस समाज से बिलोंग करते हैं, इस समाज से ताल्लुकात रखते हैं, हमारी पढ़ने लिखने की कैपेसिटी नहीं है मगर हम पढ़ना चाहते हैं। तो फिर हम हमारे कास्ट सर्टिफिकेट जो कि हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर है, तो उसमें अनेक मागासवर्गीय जाति से, जिसमें एनटी है, एसटी है, एससी है, अनेक ऐसी जातियां है, तो उनके लिए उनका डॉक्यूमेंट जो कि मैं पहले ही बता चुका, अपना डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। उनका जाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, उनका साल का उत्पन्न होना जरूरी है, उनका राशन कार्ड कौन सा है जो कि केसरी है या बीपीएल का है। अगर बीपीएल कार्ड रहेगा तो गवर्नमेंट नहीं तो नगर पालिका, जो महानगर पालिका कॉर्पोरेशन है जो कि 2 लाख रुपए की सब्सिडी लोन देती है, उसके लिए हम लोग पढ़ने के लिए या पढ़ाई कुछ व्यवसाय करने के लिए, तो हमारे लोगों को पढ़ने के लिए मैं जागरूक करने के लिए अपने सब घर घर जाकर सभी लोगों से निवेदन करके जो कि शिक्षा से वंचित है उनको बोलूंगा, आपके बच्चे हमारे बाजू में ही सावित्रीबाई फुले विद्यालय है, उनमें पढ़ाइए। बाजू में ही नूतन मराठी विद्यालय है, उनमें अपने बच्चों का नाम डालिए और उनको पढ़ाइए। हमारे बाजू में अनेक बीजी तिलक जैसा स्कूल है जो कि सेमी इंग्लिश बोलते हैं, सेमी इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, जो कि कम खर्चा में अगर कोई रोज अच्छा कमाता है तो उन्होंने अपने बच्चों को सबसे प्रथम पढ़ाई के लिए ध्यान देना चाहिए, ना ही कि किसी नशे के ऊपर। आज शहर में इतना नशा बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ते कम है, नशा ज्यादा करते, कमाते कम है, मटन ज्यादा खाते, मच्छी ज्यादा खाते, ना कोई भगवान है, ना कोई डर है, ना कोई रास्ता है। जो हम किसी को तो आदर्श मानने चाहिए, जो कि भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, इंसान को स्वयं
अपने आप में झांकना चाहिए और लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करना है, मैं कैसे करूं जो कि लोग मुझे कहने चाहिए कि ये कोई महात्मा नहीं लेकिन ये महात्मा के जैसे है। तो उन्होंने अपने सभी भाइयों का और अपने सभी एरिया में जितने भी लोग रहते हैं इनका खुद का जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल में डाले और अपने डॉक्यूमेंट जो है बहुत जरूरत है, जिसकी जरूरत लगती है 10वीं के बाद, वो अवेलेबल रखे। चलो तो आपने जवाब दिया, लेकिन हम चाहते हायर एजुकेशन देंगे, कलेक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियरिंग, सीए बनेंगे, तो उस हिसाब से बच्चों को जिसके जो 4 लाख 5 लाख खर्चा रहता है तो इन लोग के पास नहीं रहता है, तो पढ़ाई वो छोड़ देते हैं, जाके 5-6 हजार में सर्विस करते। लेकिन हम चाहते आगे हायर एजुकेशन आप दो, उसके लिए आपका क्या जवाब है वो बताइए हमें। शर्मा जी, आपका हायर एजुकेशन के लिए पहले तो मैं बता दूं, मैंने एक बात क्लियर की है अपने माध्यम से कि डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। जो कि अपने पास पैसा नहीं होगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि पढ़ाई के लिए पैसा देती है गवर्नमेंट। हमारी राज्य शासन की जो गवर्नमेंट है वो हमको पढ़ने के लिए लोन देती है, एजुकेशन लोन आता है, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कैसे पढ़े। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, जो कि अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने को लोन देती है और हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर लोन देती है। तो मैं चाहता हूं पहले तो ये 10वीं का पढ़ाव पार करे, उसके बाद में कॉलेज में जो भी विषय लेते हैं और उनको लोन में अड़चन आती है तो मैं मेरे माध्यम से, मेरे एनजीओ के माध्यम से और आपके सिमरन सेवा एनजीओ के माध्यम से उनको लोन पास करा के दूंगा आने वाले भविष्य काल में। नाम श्याम आड़ा है, मैं ईलैंड पुलिस स्टेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर में रहता हूं। और आज यहाँ पे जो संतोष उबाले इनको आज बुलाया गया है, उनका तो मैं पहले तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पे मुझे बात रखने का आपने जो अवसर दिया है वो उसको मैं आगे दोहराता हूं। संतोष उबाले जिस विचारधारा से आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अम्बेडकरी विचारधारा से वो आज 2007 से 2025 तक इस विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं, उससे मुझे कोई संदेह नहीं है। और उसी विचारधारा से उन्होंने जो हमारा स्लम एरिया है आज तक का बहुत बड़ा विकास भी उनके कार्य से, उनके संघर्ष से हुआ है, इससे भी मैं वाकिफ हुआ और मानता हूं। लेकिन मुझे उनसे एक सवाल करना है कि अम्बेडकरी विचारधारा, ये विचारधारा देश के अंदर और विश्व के अंदर बहुत बड़ी फिलोसॉफी है और इस विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए हमें सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर हमारा कैसा होना चाहिए और उस विषय को हम आगे कैसा बढ़ाना चाहते हैं जो आने वाली युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और अपना अम्बेडकरी मिशन और आगे बढ़े। इस विषय में वो मुझे आज यहाँ पे अपनी बात रखे और मुझे समाधान कारक उत्तर दे। आड़ाव साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं जिस पिछड़े समाज से आता हूं और हम सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी महापुरुषों को वंदन करके हमारी जो भी शुरुआत है कार्य की रहे या किसी भी त्योहार की हो, हम हमारे महापुरुषों को आगे रख के उनके विचारधारों पे चलने की कोशिश करते। मगर साहब ने मुझे एक सवाल पूछा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं के ऊपर और हमारे सभी महापुरुषों के ऊपर और बुद्ध जी के ऊपर हमारी लोग कैसे जागरूक हो गए। मैं चाहता हूं, वो हमारे धर्मगुरु है, मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसा एक ये होना चाहिए प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल, कि संडे या शुक्रवार
हमारे समाज के जितने बच्चे हैं ये कभी मुझे बुद्ध विहार में जाते हुए नहीं दिखते मुझे, मेरे एरिया के। तो कैसे बाबा साहब, बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे, महात्मा फुले जी, अनेक महापुरुष जिनका बलिदान है इस देश के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, तो कैसे इनके विचारधारों पे जाएंगे? तो हमारे बच्चों ने, मेरे खुद के बच्चों ने और मेरे समाज के जितने बच्चे हैं, इन्होंने कोई ऐसा एक दिन रखना चाहिए जो कि हमारे महापुरुषों को आदर्श मान के एक दिन पूरे एरिया के बच्चों ने उस जगह पे जमा होने चाहिए और हमारे महापुरुष को वंदन करके उन हमारे धर्मगुरु का जो मार्गदर्शन होता है उनको सुनकर, सुनने की क्षमता चाहिए। आदमी तैयार कब होता है? जब वो सुनता है। अभी मुझे मेरे गुरुजन बोलते हैं, मेरे बहुत से गुरु है, अभी मेरे को बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं बहुत ही मध्यम वर्ग से आता हूं, मैं एकदम सर्व सामान्य लड़का हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कार्यकर्ता बनूंगा। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधाराओं से जुड़ूंगा। मगर आज मैं जैसे जैसे बाबा साहब को मानने लगा वैसे वैसे मुझे बुद्ध पता चले। जैसे जैसे बुद्ध बाबा साहब को मानने लगा अनेक महापुरुष मुझे पता चले, जिसमें अनेक महापुरुषों का योगदान है इस महाराष्ट्र के धरती के लिए, इस भारत के धरती के लिए। अनेक महापुरुष है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, ऐसे बहुत से महापुरुष है और बहुत सी महामाया है जिन्हें हम बोलते हैं माता जिजाऊ, माता रमाई, माता सावित्राबाई, माता मुक्ताई। ऐसे अनेक महामाया है जिनके माध्यम से आज हम लोग जागरूक है। हमारे लोग कुछ फॉलो ही नहीं करते, कुछ भी फॉलो नहीं, कोई दिन फॉलो नहीं करते, कोई भी दिन। मैं चाहता हूं सभी युवाओं ने एक दिन फॉलो करने चाहिए हमारे बाबा साहब ने दिया हुआ जो हमको धम्म है, धम्म जिसे हम कहते हैं धम्म, बुद्ध का धर्म जिसे हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का धर्म दिया हुआ है 1956 में। हम उसको पूरी तरह से अगर फॉलो करेंगे तो अंबेडकरी विचारधारा की जो गति है उसको चालना मिलेगी और वो आगे जाएगा। और जो बाबा साहब को मानेगा, मेरे जैसा सर्वसामान्य आदमी जब नगर सेवक नहीं होकर निधि पास कर सकता है, तो पढ़े लिखे हमारे सभी भाई अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे, बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे, महापुरुषों के रास्तों पे चलेंगे और नशा के माध्यम में नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर की चलवल पूरे देश में गति से बढ़ेगी। मुझे दूसरा ये सवाल करना है, क्या संतोष उबाले जिस पार्टी से आ रहे हैं वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है जो आज देश में सत्ता में बैठी है, उनका जो अध्यक्ष है रामदास जी आठवले साहब है, वो जिस पार्टी के साथ में आज अलायंस में बैठे हैं और आज अम्बेडकरी जो समूह के जो लोग हैं या अम्बेडकरी विचारधारा जो है इस देश के अंदर जिन लोगों के साथ में वो साहब हमारे बैठे हैं, वो एक उनकी जो पार्टी की रणनीति है वो एक पाखंडवाद के ऊपर चल रही है और इस देश को तोड़ने की भाषा कर रही है। जिस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे के इस देश को बचाया है, आज हम जगह जगह पे देख रहा है क्या ऐसे पाखंडवाद को आगे लेके, जातिवाद को आगे लेके हमारे बहुजन समाज के बच्चों को फुसला के हमारे बहुजन समाज के अंदर एक डर का माहौल पैदा करके और बहुत सारे जातियों को साथ में लेके उन्होंने एक ऐसे रणनीति अपना है कि इस देश में अम्बेडकरवाद खत्म हो जाए और हमारा पाखंडवाद देश के अंदर आगे चले और रणनीति को लेके चल रहे। तो उनके पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से आपकी विचारधारा उनसे मिलती है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उनसे आप चले गए, ये हमको एक वचन दे दो तो हमें उनका समाधान हो जाएगा। आपने जो मुझे सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। सारे अम्बेडकरी जनते को और सारे अम्बेडकर को, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोगों को
पहली बात तो माननीय आठवले साहब जो है, वो आठवले साहब बाबा साहब के विचारधाराओं को मानते हैं। दूसरी बात, जो हमारा बीजेपी के साथ युति है, जो कि बहुत जरूरत था उसका, अगर हम सत्य में नहीं जाएंगे तो हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहे उसे रोक भी नहीं पाएंगे। आज शहर में हमारे लोगों को कोई धोखा नहीं है, हमारे लोगों को धोखा है इस भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे हमारी लोक संख्या कम होती है, जहां पे हमारे लोगों को उपजीविका, जिसको रोज कमाने को का बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा आज से 18 साल पहले अनेक दलित हत्याकांड बड़े बड़े हुए, बहुत से बड़े बड़े दलित हत्याकांड हुए। जब से आठवले साहब जी ने युति की है तो बाबा साहब को मानते हैं, इसका कोई ऐसा, बाबा साहब को वो मानते हैं, बाबा साहब का पक्ष है, बाबा साहब को आगे रख के बाबा साहब के ही नाम के ऊपर पार्टी भी चलती है और हमारे देश का संविधान भी चलता है। हमारे लोगों को मैं पहले तो ये बता दूं, अगर हम हमेशा आंदोलन करेंगे, हम हमेशा मोर्चे करेंगे, तो हमारे ऊपर दंगल का मुकदमा दर्ज हुआ जाता है। उस टाइम हमारे पास जमानत के लिए पैसे नहीं होते, ना ही हमारे बच्चे लोग जमानत ले सकते, ना ही हमारे बच्चे लोग पढ़ सकते। तो आठवले साहब ने ऐसे अनेक आंदोलन किए, समाज ने उनको कई बार जलील भी किया, लेकिन उन्होंने कभी समाज के बदल गलत बोला है? कोई भी बता दो कि आठवले साहब ने गलत बोला है, कभी नहीं बोलेंगे। आठवले साहब चाहते हैं कि हमारा एक आदमी अगर सत्य में रहेगा तो जो भी पुलिस यंत्रणा है, कोर्ट की यंत्रणा है, राजकीय कोई भी यंत्रणा है, तो उसको रोकने के लिए हमारा एक आदमी वहां पे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे लोग एक तो चुन के देते ही नहीं है, देते अच्छे कार्यकर्ता को कभी चुन के देते, और जो अच्छा कार्य करता है उसको 100 सवाल उठाएंगे। अभी कभी भी हमारे लोग निगेटिव जो बात है वो हमेशा है ना फैलाते। क्या कहते हैं, अरे आठवले साहब जी को इधर गणपति जी के पैर पड़ने गए थे, वहां पे अपमान हुआ। अपमान हुआ नहीं है, कभी कभी कोई चीज करने जाते हैं तो वहां तक कोई आदमी पहुंचने, जैसे 100 लोग है, हम 100 लोगों के बारे में काम करना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, वैसा होता है। तो आठवले साहब जो है अंबेडकरी विचारधाराओं से जुड़े हुए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बाबा साहब के विचारधारा को बढ़ाएंगे, और हम सब भी सत्ता में नहीं रहेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। ग्रामीण में हमारे ऊपर बहुत से मुकदमे दर्ज होते हैं, तो उसके विषय छुड़ाने के लिए हमारा एक नेता सत्ता में होना जरूरी है। नहीं तो सारे अंबेडकरी समाज को इतनी पार्टियां क्यों खोल के रखी है? 18 से 20 वो आठवले साहब ने खोली है क्या? आठवले साहब ने तो नहीं बोला भाई तू पार्टी बना, तू पार्टी। आठवले साहब अभी बौद्ध मुक्ति आंदोलन के लिए आजाद मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा मंच खड़ा करके आंदोलन किया, बहुत सारे पक्षों को एक कर दिया, सारे पक्षों को, अनेक नेताओं को मिले, अनेक छोटे से लेकर बड़े नेताओं को मिले, और उनको कहा कि बौद्ध हमारा, आपका, हम सबका एक पहचानी ने जो बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया है उसका एक आधार है। तो आठवले साहब तो चाहते हैं, आठवले साहब ने कई बार बोला है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के वंशक है, बाला साहब अंबेडकर, उनको कहा कि आप नेतृत्व स्वीकारो, मैं आपके अंडर काम करूंगा। आठवले साहब का तो सत्ता को छोड़ के भी बोलते हैं ना, सत्ता को मैं त्याग, मगर कभी बाला साहब जी अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि मैं आप लोगों का नेतृत्व करता हूं। क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहने चाहिए ना। अभी आठवले साहब कोई छोटे से छोटा कार्य करता रहे, बड़े से बड़ा कार्य करता रहे, झोपड़पट्टी में होए, किसी भी चाल में रहे, अगर उसको कुछ भी हानि पहुंचती है तो वहां पे खुद जाते। आज उनका इतना बड़ा उम्र है, पूरे देश में घूमते रहते, तो ये खुद के लिए नहीं घूमते, उनको अनुभव है कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे सत्ता में रहना जरूरी है, वो इसके लिए। और रही बात अंबेडकरी विचारधाराओं की, हमारा खून कोई नहीं कर सकता, हमारा खून हम खुद कर रहे, हमारा खून हम खुद कर रहे।
जबकि कोई हिंदू समाज का आदमी आकर जय भीम कहता है तो हमारे लोग तालियां बजाते, कोई मुस्लिम समाज का आदमी आकर जय भीम कहता है हम लोग ताली बजाते, हम कोई सिख समाज का आदमी आकर जय भीम कहता है तो हम लोग ताली बजाते और बोलते हैं कि नहीं उसने बाबा साहब का नाम लिया, बाबा साहब का नाम लिया। अनेक ऐसी जातियों के लोग जो बाबा साहब का नाम लेते, और हमारे समाज में मगर एक कमतिता है, अगर हमने किसी देवी देवताओं का नाम लिया, क्योंकि इस भारत देश में अनेक जातियों के लोग रहते जो कि सभी जातियों से बिलोंग करते, कोई हिंदू कट्टर हिंदूवादी है, कोई कट्टर जैनवादी है, कोई कट्टर सिख है, तो हमको तो सभी जातियों को जोड़ना है, सबके साथ रहना है, सबका मान सम्मान करना है। इसलिए आठवले साहब ने जो निर्णय लिया है मैं उसके समर्थन में हूँ और मैं चाहता हूँ अम्बेडकरी विचारधाराओं के लोगों ने, देखो हमारी विचारधारा जो होनी चाहिए, माझं नाव बरकत अली खान आहे। मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया युवा शाखा प्रमुख कार्यरत आहे हिल लाईन पोलीस स्टेशनच्या मागे। माझा प्रश्न एकदम सेन्सिटिव्ह आहे। माझा प्रश्न आहे की आम्ही कार्य करत असतो, ते कार्य लोकांची भावना अशी आहे, जे आमचे लोक आहेत किंवा आमच्या लोकांची संख्या किंवा मुस्लिम लोकांची संख्या 5 लाखापेक्षा जास्त आहे आणि 5 लाखापेक्षा जास्त असून पण संख्या उससे ज्यादा भी रह के भी उससे ज्यादा भी है। और एक दफन भूमि का जो विषय है वो आप पत्रकारों से भी है और संतोष उबाले से भी है और जितने भी सामाजिक यहाँ पे जितने भी पुढारी लोग हैं सबसे है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये जो है विषय बहुत ही सेंसिटिव है। और इसका विषय जो है हमारे डॉक्टर बालाजी किन्नीकर साहब, उन्होंने भी विधानसभा में ये विषय उठाया था और यहाँ के भी आमदार होते हुए भी दूसरे भी आमदार जो गोवंडी के आमदार है श्री अबू आजमी जी, उन्होंने भी ये विषय उठाया था विधानसभा में, लेकिन इस विषय पे किसी का भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते रहते हैं तो हमारे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे, मतलब संविधान ने जो हमको हक दिया है, एक दफन भूमि नहीं है, हम यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं, सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है और ये सब विषय पे ये सब लोग पत्रकार जितने भी हैं, और संतोष भाई से भी मेरा ये सवाल है, तो इसके लिए आगे ये क्या करेंगे इसका उत्तर मुझे दे, और आप सब पत्रकार से भी यही मेरा सवाल है। पहले तो मैं बता दूं, हर जाति को मुक्त होना ही है, जो जन्म में आया है उसे तो जाना ही है, कोई हमेशा के लिए नहीं। और जो बरकत भाई ने जो सवाल किया कि हमारी जो संख्या है 5 लाख से अधिक है, हमें भी दफन भूमि देनी चाहिए, तो यही सवाल मेरा यहाँ के प्रस्तापिक जो के सत्ता भोग रहे, सत्ता में है, जिन्होंने कई सालों से सत्ता में होकर करना चाहिए। मैं मेरी ओर से एक इंसान बोल के मेरी तो ये भावना है कि कोई भी जातियों को मुक्त होना जरूर, जो जीवन में आए वो मरना तय है। तो मैं आपके सवाल से सहमत हूँ, आप लोगों को दफन भूमि मिलने चाहिए और मैं उसके समर्थन में हूँ और हमेशा रहूंगा, जो कि मरने के बाद किसी जात से धर्म से नहीं करता है, आदमी सीधा उसका जो इस कुदरत से आया होता है उस कुदरत को मिलता है। तो दफन भूमि मिलने चाहिए। यहाँ के सत्ताधारी जितने भी पक्ष है, जो भी राज्य सरकार में बैठे हैं, उन्होंने ये जो विषय है जो राज्य सरकार के अंडर में है तो ये छुड़ाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ और मैंने हमेशा करते आया हूँ और इसके आगे मैं चुन के भी आऊंगा तो भी मेरा समर्थन आप लोगों के साथ रहेगा और हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि ये विषय छूटना चाहिए। संतोष जी, बरकत अली जो आपके मित्र है, उनका सवाल ऐसा था कि हमें दफन भूमि कब मिलेगी और आप अगर चुन के आओगे तो उनके दफन भूमि के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपके जो वार्ड है वहां पे मुस्लिम संख्या बहुत ज्यादा है।
तो आप उनके लिए क्या प्रयास कर सकते हो, इसका जवाब होना चाहिए था। देखिए सर, जो वरिष्ठ नेतागण जो है, जो विधानसभा के आमदार है, जो कि हमारे यहाँ के खासदार है, अनेक नेतागण जो है, इसके विषय में तो प्रस्ताव चालू है, मगर हमारे मुस्लिम भाइयों को जो जहां कहीं भी जगह उपलब्ध होएगी मैं चुन के आऊंगा, जो कि किसी के धर्म के किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी, किसी को दुख दया नहीं होगी, किधर भी किधर नजदीक के नजदीक 5 नंबर वालों को जहां पे वो 2 4 5 जगह दिखाएंगे, वहां पे मैं कोशिश कर कर वहां से सरकार से मान्यता मिलाने की कोशिश कर कर उनको दिलाने का काम करूंगा, मेरे मित्र को और सारे मुस्लिम भाइयों को। क्वेश्चन ये है, जब भी आरपीआई को सीट चाहिए रहता है, जब लोकसभा में चाहिए था तभी नहीं मिला, विधानसभा में चाहिए था तभी भी नहीं मिला, अभी आपको उल्लासनगर में कितने सीटें मिलेंगे ये बड़ी मुश्किल है, उसके बारे में बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव लड़ रहे हो तो अभी उल्लासनगर महानगर पालिका के ऊपर कितना कर्ज है वो अमाउंट बताओ मुझे। और दूसरा ऑप्शन है, जो आप 2014 से अभी तक जो आपके जो गठबंधन है, जो सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो योजना की है, किसी भी 5 योजना का नाम बता दो। मचिंदर जी ने जो मुझे सवाल किया है, जो कि मेरे पार्टी की ओर से है, एक महिलाओं के लिए क्या हमारी 2014 से योजनाएं कितनी दी है सरकार ने उसके लिए है, और एक महानगर पालिका के ऊपर कितना कर्ज है। पहले तो मचिंदर जी मैं आपको बता दूं, हमको लोकसभा में सीट हमारा चुन के नहीं आया या सीट नहीं मिला, वो तो हमारे वरिष्ठ तय करते हैं। रही बात विधानसभा में हमें एक सीट दी गई थी, जो कि वो हमारे वरिष्ठों के आदेशों के अनुसार, जो कि बीड़ जिले के यहाँ पे दी गई थी। और महानगर पालिका में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो वर्चस्व है, आज आप कभी भी देख लीजिए, जब से राजनीति में हो तब से उप महापौर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बैठता है, जो कि पंचशीला पवार जी थी उससे पहले, उसके बाद में हमारे माननीय भगवान भालेराव जी थे, उससे पहले भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का वहां पे 7 सीट था। तो महानगर पालिका में जो सीट का विषय है, वो जो हमारी कोर कमेटी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कि युति के माध्यम से शहर जिला अध्यक्षों और कोर कमेटी के लोगों को कहेंगे सीट के बंटवारे में क्या हमारे को सीट आएगी। सीट तो हमारा वर्चस्व होने के नाते हमें तो सीट मिलेगी। इससे पहले भी हमको 13 सीट मिली थी, आपकी बार 15 से 20 सीट लेंगे हम लोग, डंके के चोट पे हमारे वरिष्ठ तय करेंगे और हमको सीट मिलेगी। और दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। देखिए, सबसे प्रथम सरकार का अभी जो ट्रेंड में है, लाड़की बहन योजना जो ट्रेंड में पहली है। दूसरी, केंद्र सरकार की एक योजना है जो कि पोस्ट में चलाई जाती है, जो कि हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम पैसा उसमें रख सकते हैं, जिसको लेक लाडकी योजना म्हणून आपण मराठी मध्ये बोलतो और हिंदी में हम बोलते हैं बेटी नहीं सुकन्या, जो कि हिंदी में कहते हैं सुकन्या। 2 ये। तीसरी एक योजना है जो कि महिलाओं को जो 60 साल के बाद में पेंशन आती है, उसको राजीव गांधी संजय गांधी योजना कहती है, जो उनको बुढ़ापे में सहारा देती है। जो हमारी ऐसी 3 योजना तो मुझे पता है, और 2 कौन सी है उसका मैं पता लगाऊंगा, और इस सवाल का पूरा जवाब तो मेरे पास इतना है। और दूसरी बात, महानगर पालिका के ऊपर कितना कर्जा है। अभी सर, महानगर पालिका चलाने के लिए पैसे लगते, जो कि कॉरपोरेशन
मेरे ख्याल से हमारे से टैक्स के जरिए वसूल करती है, और कुछ तो राज्य सरकार जो देती है उसके ऊपर हमारा कॉरपोरेशन चल रहा है, जो कि निवेदित होएगा। मगर यहाँ पे भूमाफिया लोग जो है, जो बड़े बड़े लैंड तो हजम कर लेते हैं मगर टैक्स देते नहीं है। तो महानगर पालिका के ऊपर कितना कर्जा है, अभी तक तो मैं सत्ता में गया नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है। जिस दिन सत्ता में जाऊंगा तो मैं पब्लिक के सामने ये विषय लाऊंगा कि भाई महानगर पालिका में किस वजह से कर्जा है और क्यों कर्जा है। जिस दिन मैं उस हाउस में जाऊंगा उस दिन बता पाऊंगा। मेरा नाम जरीना है और संतोष उबाले के घर के बाजू में, दोनों के घर एक ही जगह है, और बरकत अली की माँ हूँ। और ये बच्चे सब बचपन से साथ में रहे हुए हैं, और जब तक संतोष सब काम अच्छा किया है, और हम ये चाहते हैं कि उसको टिकट मिले और आगे का भविष्य आगे जाए। अगर जीतता है तो इधर सबको डर रहेगा और सबको लड़की लोग अच्छे से सुरक्षा पढ़ सकती हैं, रह सकती हैं, कोई दादागिरी करके वहां से नहीं जाएगा। अगर ये लड़का ना होता तो शायद हम लोग का घर भी ना होता। बहुत ही संभाला है सबको वहां पर, पूरे अपने एरिया को अच्छे से, और उसका बचपना और हमारे सामने बड़ा हुआ है। बेटा अपने 5 नंबर में जो दमकन ये सब धुआं बीमारी जो घर में बच्चे लोग कोई भाग जा रहे छोड़ छोड़ के रूम, उनके लिए जीतने के बाद क्या करोगे? डंपिंग ग्राउंड के बारे में? हाँ ठीक है, आपका सवाल अच्छा है। जो कि मेरे माँ के समान है भाभी, उन्होंने मेरे को पूछा कि डंपिंग ग्राउंड जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, चूत के आने के बाद क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो महानगर पालिका में हमारे 5 नंबर के जितने भी कॉरपोरेटर है उनको एकत्रित करूंगा और खुद उनके साथ में रहकर सबसे पहले मेरा यही विषय रहेगा कि जो डंपिंग ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं था उसको आप कह रहे हो कि उसाटना में पास किया हुआ है, उसाटना में पास किया, तो वो उसाटना में जा क्यों नहीं रहा है? तो जो कि हमारा डंपिंग हटाने का जो कि कोर्ट का भी निर्णय है कि यहां से डंपिंग हटाया दिया जाए। कोणार्क को आदेश दिया गया है कि यहां से डंपिंग हटाकर वो जिधर उसको जगह दी गई है वहां पे ले जाया गया। तो मैं सभी 5 नंबर के कॉरपोरेटर को लेकर साथ में चुन के आने के बाद ये विषय माननीय आयुक्त और यहाँ के राज्य सरकार इनके पास रखकर जो उसाटना जहाँ पे उनको जगह दी गई है वहां पे हिलाने के लिए पूर्णपणे प्रयास करूंगा। संतोष जी, जब मैं आपके एरिया में हम लोग जब सर्वे कर रहे थे आपके बारे में, तो आपके जो समर्थक लोग हैं उन्होंने कुछ आपके लिए राजकीय नारे बनाए हुए हैं, जैसे कि ना आर ना पार, अब की बार संतोष उबाले सरकार। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और एक नारा है वो भी आपको बताना चाहता हूँ, ना सुई ना धागा, अब की बार सिर्फ संतोष दादा। ऐसे आपके जो समर्थक है वो आपके बारे में कहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है जो कि लोग मुझे और मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि मेरे जैसा उनके बीच का आदमी इस चुनाव में कैंपेनिंग कर चुनकर जावे। इसके लिए वो नारा बनाया उन्होंने, ना सुई ना धागा, अब की बार संतोष दादा। जैसे आपने कहा, मुझे तो खैर पता भी नहीं है कि लोग मुझे इतना चाहते हैं, तो आपके ही सवाल से मुझे जवाब मिल गया कि इस बार मुझे लगता है कि मैं लोगों के प्रश्न छुड़ाने के लिए इस सभागृह में चुन के जाऊंगा। अच्छी बात है और मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे लिए अच्छा ये बनकर आहे। मी उल्हासनगर कॅम्प 4 मध्ये राहतो। उबाळे साहेबांना मला एक असा प्रश्न करायचा होता की माझ्या मनामध्ये खूप वर्षापासून हा प्रश्न येतोय माझ्या तोंडावर,
आज मला वेळ दिली, मला मोका मिळाला बोलण्यासाठी, तर मी बोलू इच्छितो. माझा प्रश्न असा आहे की नगरसेवक, जशी उबाळे दादाची पण इच्छा आहे नगरसेवक बनायची, बरोबर. नगरसेवक याचा अर्थ असा असतो की नगरसेवक नगराचा सेवक. पण जेव्हा नगरसेवक बनून येतो, म्हणजे निवडून येतो, तो नगराचा सेवक नाही ना, तो नगराचा राजा समजतो, असं माझ्या निर्देश आलेलं आहे आणि मी पाहतोय. तर ही एक गोष्ट मला त्यांच्याकडून हे करायची की तुम्ही उद्या निवडून आल्यानंतर तुम्ही स्वतः तुमच्यामध्ये काय असा बदल होणार आहे का भविष्यामध्ये. आणि हा एक प्रश्न होता. आणि अजून एक प्रश्न आहे, तुम्ही रिपब्लिकन पार्टीमध्ये आहात 2007 पासून ते 2025 पर्यंत. नहीं 2012 पासून. 2012 पासून तर 25 पर्यंत. खूप चांगली गोष्ट आहे, चांगला पक्ष आहे, चांगला कार्यक्रम आहे. पण माझं असं एक म्हणणं आहे, उद्या जर तुम्ही निवडून आला आणि तुमच्या मनासारखे तुमच्या एरियाचे तुमच्या नगराचे कामं तुमच्या मनासारखे नाही झाले, म्हणजे लोकांचं समाधान नाही झालं तुमच्याकडनं, तुम्हाला असं वाटलं, तर तुम्ही कोणता पक्षामध्ये प्रवेश करणार, तुम्हाला कोणत्या पक्षामध्ये जायला आवडेल, तुम्ही जाणार, हा प्रश्न आहे मला. दादांनी मला आता प्रश्न विचारला, मुझे सवाल किया कि आप चुन के आने के बाद खुद को मालक समझोगे या सेवक समझोगे. दादा के माध्यम से और आपके जनता के सवालात के माध्यम से मैं आप बताना चाहता हूं कि देखो, मैं जो आज हूं वो कल भी रहूंगा. मुझे आप सेवक इस नाते से चुन के देने वाले हो, तो मैं सेवक ही कहलाऊंगा, नहीं कि मालक. नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद में फिर चुनाव आएगा, मुझे मेरी जगह कौन दिखाएगी? जनता ही दिखाएगी कि मैं खुद को मालक समझ रहा था, तो तू इस जगह से आया है, तू उसी जगह पे जा. और दूसरी बात, दादा ने ये बात कही कि तुम अगर चुन के आते हो तो विकास तुम्हारे प्रभाग का कर नहीं पाओगे, तो फिर तुम्हारा कौन सा पार्टी आगे आने वाले दिनों में रहेगा. तो दादा को मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं अम्बेडकरी विचारधारा से आता हूं. मैं अम्बेडकरी विचारधारा से आने के वजह से मेरी बहुत रुचि है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर, और मैं आठवले साहब को बहुत गहराई से जानता हूं और बहुत ही अच्छी तरह पहचानता हूं कि मैं मेरे पार्टी के माध्यम से ज्यादा प्रश्न छोड़ाने का तो कोशिश करूंगा. जब मेरे हाथ में सत्ता रहेगी तो मैं शांतपना भी दिखाऊंगा ही, जो कि जनता के हित में होगा. लेकिन अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरा जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ के और किसी विचारधारा की पार्टियों से जुड़ूं. तो फिलहाल तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, और मुझे लगता है भविष्य काल में मुझे कभी ऐसा लगेगा भी नहीं. तो मैं जहां पे हूं, आप सभी के प्रश्न छुड़ाने के लिए अभी तो चुन के भी नहीं आया, फिर भी छुड़ाता हूं. तो आप ही सोच लो कि चुन के आऊंगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से, आठवले साहब के नेतृत्व में. हमारे शहर जिला अध्यक्ष जो भी रहेंगे, आज जो है माननीय नाना बागुल साहब, इनके नेतृत्व में मैं सभी लोगों के प्रश्न छुड़ाऊंगा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हमेशा छुड़ाते रहूंगा. धन्यवाद. संतोष जी, 20 नंबर पैनल में जो आपके प्रतिस्पर्धी है, उन्हें आप किस प्रकार से चेतावनी देते हो या किस प्रकार से आप उन्हें हैंडल करोगे? क्योंकि इस इलेक्शन में साम दाम दंड भेद ये सब चलने वाले हैं, तो आपकी तैयारी किस तरीके से होने वाली है? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद इतना सक्षम हूं कि वक्त आने पे मेरे विरोधकों को साम दंड भेद ये जो भी है, इन सब से तो मैं उत्तर दूंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे विकास कार्यों से उत्तर दूंगा. जो मैंने पिछले 8-10 सालों में जो विकास कार्य किए, मैं स्पर्धादारों को ऐसे उत्तर दूंगा, मेरे विकास कार्य के ऊपर बताऊंगा. जो लोगों, मेरी जो जनता है वही बताएगी कि इस बार ना उनका नोट चलेगा ना उनकी दारू चलेगी, इस बार चलेगा तो विकास चलेगा, विकास. और दूसरी बात, अभी मुझे इन्होंने पूछा कि डंपिंग ग्राउंड,
जो कि बहुत गंभीर विषय है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले वो हटना चाहिए। पहले तो मैं चुन के आने के बाद वो कैसे यहाँ से जहाँ पे उसको जगह दी गई है उसको उधर भेजने का काम करूंगा जहाँ पे उसको होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मेरा जो पैनल नंबर 20 उसमें कुछ ऐसे एरिया से जहाँ पे विकास ही नहीं है, जहाँ पे कभी विकास हुआ ही नहीं है पिछले कई सालों से। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, जहाँ पे बहुत ही चैलेंज है कि विकास हो ही नहीं सकता है, मैं वहां पे विकास करके मेरे स्पर्धेदारों को बताऊंगा कि यहाँ पे भी विकास हो सकता है, खाली विकास करने की नीयत होनी चाहिए। तो जो भी पहाड़ का एरिया, जितना भी पहाड़ी एरिया है, जो कि डंपिंग ग्राउंड से शुरुआत होती है तो गांधी रोड पेट्रोल पंप तक, वहां पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। बड़े बुजुर्ग जो है एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, वहां पे हमारी कचरे की गाड़ी नहीं जा सकती है, वहां पे जो पतरे के घर है, लोगों के जो पत्रों के घर है, जो कि बहुत ही दिक्कत, बोले तो मराठी में हम लोग बोलते हैं जिसको, बहुत ही दयनीय अवस्था में जो है। तो सबसे पहले उनका डेवलपमेंट होने के लिए वहां पे रास्ता होना चाहिए। जो रास्ता बनेगा तो मैं सबसे पहले तो वहां पे रास्ता बनाऊंगा जो कि हमारे विकास कार्य के लिए गति देगा वो, और हमारे स्पर्धेदारों को बता दूंगा, वो खुद को जो भी समझते हैं, मैं तो राजनीति में किसी को ना मेरा स्पर्धेदार समझता हूँ, ना मुझे लगता है कि किसी से मेरी स्पर्धा है। मैं तो सोचता हूँ जनता का विकास यही मेरा धैर्य है, और मेरे विकास से ही मैं अपना उनको जवाब दूंगा। तो ये थे हमारे संतोष उबाले जी, जनता की अदालत जनता के सवाल में बहुत से उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने उनके अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। अभी अगला स्टेटमेंट हमारे जज जगन्नाथ जावड़े जी देंगे। जनता की अदालत जनता के सवाल इंडिया टुडे के माध्यम से यहाँ आज संतोष उबाले साहब को बुलाया गया है, और उन्होंने जो आपने जो क्वेश्चन पूछे उनका सही सही जवाब उन्होंने दिया है। बहुत सारे जवाब उन्होंने ऐसे दिए हैं वो उछल कर दिए हैं। वो तरुण तड़कदार नेता है, और आने वाले चुनाव में वो अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। जो रामदास आठवले के पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि आज उनका बीजेपी से गठबंधन है। तो इधर संतोष उबाले साहब को जो सबसे पहले ये बात है कि ये भूमिपुत्र है, ठाणे जिले के रहवासी। ठाणे जिले के रहवासी होने के कारण यहाँ के जो क्वेश्चन है, यहाँ के जो लोगों के प्रश्न है वो अच्छी तरह उनको ज्ञात है। जो एरिया में रहते हैं वो एरिया के वो 40 साल से वहां रह गए, इसलिए उनको सब क्वेश्चन जानते हैं, और लोगों को क्या चाहिए वो भी उनका अभ्यास है। तो पहला जो प्रश्न इधर किया हनुमान कामरे साहब ने जो किया कि जहां वो रहते हैं वहां दारू गांजा और लोगों का बहुत सारे नुकसान से हो गया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और सारे लोग बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ये मैं चुन के आने के बाद इसके ऊपर मैं अमल करूंगा। नगर सेवक बनने के बाद लोगों को सब मिलजुल के रहूंगा, और उनके लिए जो भी मुझे करना है वो। दूसरा बात यह है, यहाँ शर्मा साहब, उसके बाद विशाल सिंगारे साहब, इन्होंने बोला कि भाई पक्ष आपको टिकट नहीं देगा तो कैसे करेंगे। तो ये 2012 से पक्ष में काम करते हैं, उनका टिकट तय है, उनको आशा है और विश्वास भी है कि हमको टिकट मिलेगा और मैं नगर सेवक का चुनाव लड़ूंगा। अभी दूसरी बात, बहुत गहरी बात है यहाँ कि जो शर्मा साहब ने बताई गई कि इधर हायर एजुकेशन की बात है, एजुकेशन की बात है जो, और महिला समीक्षकरण की बात है। अभी महिला समीक्षकरण में उन्होंने बोला कि लोगों को जब 10वीं 12वीं बच्चे पढ़ते हैं तो हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तो उनको बैंक से कुछ लोन मिलता है, तो ये सब पता है। और शर्मा जी को मैं या ये कहना चाहता हूँ कि ये स्लम एरिया में जो लड़के पढ़ते हैं 10वीं 12वीं तक यहाँ का स्कूल है, मगर आप उसका
डॉक्यूमेंट्री करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री में ऐसा है कि स्लम एरिया के लोग ही बच्चे ही आगे गए हैं और उनका जो डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, इंजीनियर जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। ये मैं उनकी तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्रेक्षक है, यहाँ आए हैं, आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस सवाल के बहुत बड़े इनके ऊपर प्रभाव है। दूसरी बात है, बरकत अली साहब ने बताया कि मुस्लिम संख्या यहाँ ज़्यादा है और मुस्लिम संख्या के यहाँ उनका दफन भूमि का बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है। तो उन्होंने बोला कि यह दफन भूमि के लिए जगह मुस्लिम समाज के लिए तो छोड़ा नहीं है सरकार ने, मगर जिधर भी जगह उपलब्ध होगी वो जगह पे आपको दफन भूमि का काम करके देने का उन्होंने वादा किया है। मचिंद्र मौर्य साहब इन्होंने ऐसा किया, ऐसा बताया गया है कि विधानसभा पार्टी में इनके पक्ष को सीट नहीं दिया। अभी उल्लासनगर महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, उसमें आपको कितना सीट देंगे और कितना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ये पार्टी के सक्षम नेता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने ऐसा बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीट हम पार्टी से लेंगे और उनको चुनाव लड़के जीत के आने का भी दावा किया है। अभी सुहास भरकर साहब जो यहाँ बैठे हैं, प्रेक्षक है वो, उन्होंने बताया कि लुडुल नगर सेवक अगर चुन के आएंगे तो आप राजा होंगे या प्रजा की तरह काम करेंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि प्रजा की तरह काम करूंगा, मैं बहुत छोटे गांव से आया हूँ, गरीब घर से आया हूँ और मेरी जगह वही है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लोगों का जो भी क्वेश्चन है उससे जुड़े रहकर काम करने का प्रयास जरूर करूंगा। ये वादा उन्होंने किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन उनको पूछा गया है। उसके बाद जरीना मैडम है यहाँ बैठी है, उन्होंने भी प्रेक्षक बोल के इधर आई, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि चुनाव के बाद मैं लोगों के साथ मेरा बर्ताव कैसा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन उन्होंने किया है कि हमारे जो एरिया में हम रहते हैं उधर बहुत डंपिंग ग्राउंड पर ज्यादा बहुत समस्या है, उसके ऊपर आप काम करना चाहिए। उसका भी तगड़ा जवाब उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा सवाल के जवाब उन्होंने यहाँ दिए हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से और यहाँ जो बुलाए गए जनता के सवाल में, जनता की अदालत, जनता के सवाल में इंडिया टुडे के माध्यम से उन्होंने जो अपनी वकालत यहाँ की है, तो वकालत के बाद उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन का बहुत गहरा असर उनके ऊपर पड़ा है। और यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का मौका मुझे दीजिए और मौका देने के बाद फिर मैं आपके अच्छा काम करूंगा, ये उन्होंने आपको आशा दिलाई है। संतोष जी, ये जनता की अदालत में जितने भी आरोप आपके ऊपर किए हैं उससे आपको बरी किया जाता है और यहाँ की कार्रवाई यहाँ खत्म की जाती है।